के बाद कुछ एंगल, ये आपने मैथ्स में भी करा होगा, कुछ बेसिक्स आपको एंगल के सीखने पड़ेंगे। देखो एंगल की जो एसआई यूनिट है, दैट एसआई यूनिट इज रेडियन। तो आपको एंगल डिग्री में गिवन हो या किसी और यूनिट में गिवन हो, आपको इतना आना चाहिए कि उसे आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो 180 डिग्री जिसे आप कहते हो, दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो यहां जो 1 डिग्री आएगा, दैट 1 डिग्री विल बी पाई बाय 180 रेडियन। ये रिलेशन हो गया डिग्री से रेडियन में। भाई ये टॉपिक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी आपने 5th 6th क्लास में सीखा होगा कि टाइम को सेकंड से मिनट में, मिनट से आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ उसी टाइप की चीजें। तो तुमने मैथ्स में किया हुआ है? हाँ तुमने किया, कुछ लोगों के पास मैथ्स नहीं ना, नीट वाले भी हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। इसके बाद एंगल की एक और यूनिट होती है जिसे हम मिनट कहते हैं। मिनट का मतलब है, अगर मैं एक एंगल ले रहा हूं जिसे मैं कहता हूं 1 डिग्री का एंगल है, अगर मैं एक एंगल ले रहा हूं जिस एंगल को मैं कहता हूं दिस एंगल इज ऑफ 1 डिग्री, और इस एंगल को मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ऐसे करके ना 60 स्लाइसेस बना दूं, तो जो एक स्लाइस होगी उस एक स्लाइस को आप 1 मिनट कहोगे। 1 मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और ऊपर एक कॉमा लगा दिया, दिस मीन्स 1 मिनट। तो कुछ कुछ ये नोटेशंस टाइम से मिलेंगी, जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसी तरह से 1 डिग्री जो होगा, दैट 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री 60 मिनट्स। अब नेक्स्ट आपका काम होगा किसी तरह से मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो देखो मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 मिनट हो जाएगा 1 बाय 60 डिग्री। भाई 60 मिनट 1 डिग्री है, 1 मिनट विल बी 1 बाय 60 डिग्री। 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 मिनट इज 1 बाय 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये रिलेशन आ गया मिनट और रेडियन में, ये रिलेशन आ गया मिनट और डिग्री में। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं एक एंगल है 2 डिग्री 10 मिनट्स, इसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री प्लस 10 मिनट्स। इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2 डिग्री प्लस 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया, 13 बाय 60। ये एंगल थीटा है विच इज 13 बाय 6 डिग्री। मिनट्स के बाद अब इसे ना आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 13 बाय 6 डिग्री है, 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन, तो मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन। मिनट्स के बाद जो नेक्स्ट है, दैट नेक्स्ट एंगल इज सेकेंड। तो आप अगर एक एंगल गिवन है आपको, जो एंगल 1 मिनट का है, इस एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दीजिए, हर एक जो पार्ट होगा दैट्स 1 सेकेंड। मीन्स आप फर्दर लिख सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अब सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, 1 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, 1 बाय 60 मिनट्स। इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट क्या था, 1 बाय 60 डिग्री, तो 1 सेकेंड आ गया 1 बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 60 डिग्री, तो 1 सेकेंड हो गया 1 बाय 3600 डिग्री। इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए
1/3600 मल्टीप्लाई इट विथ पाई बाय 180। देखो 1 डिग्री कितना था, पाई बाय 180 रेडियन। इस नंबर को याद करना होगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट टू बी 4.85 इंटू 10⁻⁻6। ये नंबर आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए आगे। 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैथ्स का ये इतना सेक्शन आना चाहिए, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में क्या डिफरेंस है। तो 180 डिग्री इज पाई रेडियन। जब आप डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो मिनट बनेगा, फिर मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो सेकंड्स मिलेगा। तो ये मिनट, सेकंड्स और डिग्री कुछ आर मिनट्स और सेकंड्स की तरह है टाइम के। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो प्रैक्टिकल यूनिट है लार्ज डिस्टेंस के लिए, दैट इज पार्सेक। पार्सेक लार्जेस्ट यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो लार्जेस्ट यूनिट है दैट यूनिट इज पार्सेक। तो देखो पार्सेक को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द डिस्टेंस at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second. Subtends an angle of 1 second. देखो इसका मतलब क्या है, आपने एक आर्क ली हुई है, ये आपने आर्क ले ली। इस आर्क की जो लेंथ है दैट लेंथ इज 1 AU। लेंथ ऑफ द आर्क इज 1 AU। इस आर्क की लेंथ 1 AU। किसी एक पॉइंट पर ये आर्क कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। कोई एक पॉइंट चूज कर लिया जिस पॉइंट पर ये आर्क एक एंगल सबटेंड कर रही है। ये एक पॉइंट है, यहां पर इस आर्क ने कुछ एंगल सबटेंड किया हुआ है और ये जो एंगल है दैट एंगल इज 1 सेकेंड। तो ये जो लेंथ होगी ना आर्क की, दैट लेंथ इज 1 AU। सॉरी, दैट लेंथ विल बी 1 पार्सेक। इस डिस्टेंस को आप कहोगे दैट डिस्टेंस इज 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर 1 AU लॉन्ग आर्क 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी, दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक। अब देखो 1 पार्सेक को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई। एंगल की डेफिनेशन होती है, एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क divided by the radius of arc. Length of arc by radius of arc का जो रेशियो होगा that ratio is 1 parsec. यहां एंगल हमने लिया हुआ है 1 सेकेंड। अब उस 1 सेकेंड को भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ये जो एंगल है दैट एंगल इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को लिख सकते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। $3600 अरे डिग्री में नहीं लेते ना, रेडियन में लेते हैं, सब कुछ रेडियन में लेते हैं हर्षित। 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है आपको 1 AU। इसे लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, ये रेडियस ऑफ आर्क है। 1 AU मींस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और जो रेडियस है आर्क का दैट रेडियस इज 1 पार्सेक। तो यहां अगर आप वैल्यू रखो तो देखो रेडियस कितना आ जाएगा, L/θ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां जो लेंथ है दैट लेंथ इज 1.496
into 10 raised power 11 divided by theta. Theta is 4.85 into 10 raised to the power minus 6 मीटर. तो जब आप उस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको जो रेडियस मिलेगा तो देखो ये जो रेडियस है इस रेडियस को आप लिख सकते हैं दिस रेडियस इज 1 पार्सेक. और जब आप इस पूरे को डिवाइड करके लेकर आओगे दिस इज 3.08 into 10 raised to the power 16 meter. So that's 1 parsec. वो डिस्टेंस जिस पर 1 AU लॉन्ग आर्क 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी और मीटर में 1 पार्सेक 3.08 into 10 raised power 16 मीटर होता है. चलो भाई देख लेते हैं. 1 पार्सेक है 3.08 into 10 raised to the power 16. 1 लाइट ईयर है 9.46 into 10 raised to the power 15. 3.0 अच्छा 3.08 है 3.08. So 3.33 आएगा. आ गया. हाँ अब आ गया. सो ये जो 1 पार्सेक बाय 1 लाइट ईयर होगा तो देखो ये आ गया 3.08 बाय 9.46 into 10 raised to the power 1 हो गया. तो ये आ गया 30.8 divided by 9.4. अब इसे डिवाइड कर लो. 9 4 जो 36 होता है 9 3 जो 27 तो ये 3 चला जाएगा 3.26 के आसपास कुछ आ जाएगा. तो 1 पार्सेक is 3.26 light years. Practical units for small distance. ये तो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए था. अब अगर स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होगी पहला स्मॉल जो डिस्टेंस है दैट इज फर्मी. वन फर्मी होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर. इसे न्यूक्लियस के साइज का जो ऑर्डर है वो फर्मी है. तो न्यूक्लियस का साइज जब आप मेजर करते हैं तो फर्मी के ऑर्डर में आता है. नेक्स्ट आता है एंगस्ट्रॉम. सब वो क्या है? एन है या एम है? 10⁻⁻15 -15 मीटर. 1 फर्मी इज 10 रेज टू द पावर -15 मीटर. ऐसी है एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर. एटम का जो साइज है वो रफली एंगस्ट्रॉम में होता है. इसके बाद और आता है नैनोमीटर. वन नैनोमीटर जो होगा दैट इज 10 रेज टू द पावर -9 मीटर. नैनोमीटर के बाद एक और है माइक्रोन. 1 माइक्रोमीटर. तो 1 माइक्रोमीटर होगा 10 रेज टू द पावर -6 मीटर. तो जब आप स्मॉल डिस्टेंसेस यूज मेजर करते हैं तो ये आप साइज यूज करोगे. न्यूक्लियस के साइज के लिए फर्मी यूज करेंगे. एटम के साइज के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करेंगे. नैनोमीटर 10 रेज पर -9, माइक्रोन 10 रेज पर -6. तो शायद पिको होता है लेकिन पिको किसी भी स्टैंडर्ड सिस्टम की मेजरमेंट्स में नहीं आता. अब आप कन्वर्ट तो किसी को भी किसी में भी कर लो लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो ये हैं. आपको कभी भी एटम का साइज पिको में नहीं मिलेगा. न्यूक्लियस का साइज पिको में नहीं मिलेगा. मॉलिक्यूल का साइज नैनोमीटर में मिलेगा, पिको में नहीं देगा. तो पिको प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है
बट ऐसे तो बहुत सारे ना, मिली भी है, सेंटी भी है। ये 4 प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं। माइक्रोमीटर को यूज करते हैं अक्सर सेल्स वगैरह का साइज मेजर करने के लिए, माइक्रोमीटर यूज करेंगे। सेल का जो साइज है वो माइक्रोमीटर में आ जाएगा। डाइपोल्स, जैसे डाइपोल्स होते हैं केमिस्ट्री में, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो माइक्रोमीटर में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का सेपरेशन भी माइक्रो में आएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। Indirect methods to measure large distance. देखो, अगर मैं आपसे स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करवाऊं, लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन की लेंथ मेजर करो ना, डायरेक्टली आप एक स्केल लोगे, कंपेयर कर कर मेजर कर दोगे। सो दैट्स अ डायरेक्ट मेथड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। कॉपी के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैं आपसे कहता हूं उस लाइन को मेजर कीजिए। आपने एक स्केल लिया, कंपेयर किया, स्केल से आपको पता चल गया लाइन की लेंथ क्या है। मैं आपसे कहता हूं 2 सिटी गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कीजिए। आपने एक बड़ा स्केल लिया और स्केल से आपने वो डिस्टेंसेस मेजर कर दिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सट्रीमली लार्ज, इनको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, जहां आप डायरेक्ट कंपेयर कर कर मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं अर्थ और मून के डिस्टेंस का सेपरेशन मेजर करो, तो अर्थ और मून के बीच का सेपरेशन आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि स्केल लगाओ और अर्थ से मून तक चले जाओ। उन सेपरेशंस को मेजर करने के लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड चाहिए। तो इनडायरेक्ट कई मेथड्स हैं। एनसीईआरटी ने जो पर्टिकुलर इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस किया हुआ है, दैट्स पैरेलैक्स। तो फर्स्ट जो इनडायरेक्ट मेथड आप यूज करेंगे, दैट इनडायरेक्ट मेथड इज पैरेलैक्स। इट्स पैरेलैक्स मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स आप यूज करोगे। तो देखो पैरेलैक्स का मतलब क्या है। तो पहले तो हम यही सीखते हैं कि पैरेलैक्स है क्या चीज, फिर आगे जाएंगे। तो देखो पैरेलैक्स क्या चीज है। ये जो थंब है आपका, इसे अपनी आईज के सामने रखो, लेफ्ट आई बंद करो, राइट आई बंद करो, एक एक करके इसे देखने की कोशिश करो। थंब रखो अपने सामने, एक बार लेफ्ट आई बंद करो, राइट से देखो, एक बार राइट बंद करो, लेफ्ट से देखो। थंब की पोजीशन सेम है या चेंज हो रही है? सर चेंज हो रही है। इस पोजीशन के चेंज होने को पैरेलैक्स कहते हैं। अब एक चीज और देखो, इस थंब को ना आप जितने, तो मैं थंब का एग्जांपल ले लिया, ये पेन है, आप इस पेन को देखोगे, लेफ्ट आई से देखोगे, राइट आई से देखोगे, इसकी पोजीशन में चेंज दिखेगा आपको विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। अब आप जितना ज्यादा इस पेन को दूर लेकर जाएंगे ना, वो शिफ्ट कम होता चला जाएगा, पैरेलैक्स कम होता चला जाएगा। आप बहुत ही दूर चलेगा, लाइक आपने कुछ मीटर्स वगैरह पे, या आप छत पर खड़े हो जाओ, कोई बहुत दूर की बिल्डिंग आप ऑब्जर्व करो, उस बिल्डिंग में पैरेलैक्स बहुत कम होगा, आपको जो शिफ्ट दिखेगा वो बहुत कम होगा। अपनी फिंगर में शिफ्ट देखो, वो शिफ्ट आप ऑब्जर्व कर लोगे। लेकिन अगर बहुत दूर कोई पोल है, कोई पिलर है, वहां आप देखेंगे वो पैरेलैक्स आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। पैरेलैक्स डिस्टेंस के साथ कम होता है। तो पहले समझो पैरेलैक्स का मतलब क्या है। पैरेलैक्स इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करोगे। लाइक जब आप लेफ्ट आई बंद कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज राइट आई, जब आपने राइट आई बंद कर दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आई। तो जब आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में शिफ्ट नजर आएगा, एंड दैट शिफ्ट इज नोन एज पैरेलैक्स। अगर आप वो पैरेलैक्स मेजर कर सकते हैं तो आप अपनी आई, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बीच का आप डिस्टेंस मेजर कर लें। भाई पैरेलैक्स क्लियर है सबका? व्हाट इज पैरेलैक्स? यस सर। और ये जो शिफ्ट है ना, ये डिस्टेंस के साथ कम होता है। मतलब ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऐसी जगह जहां ट्री भी है और बैकग्राउंड में माउंटेन्स भी है, तो जब आप ट्रैवल करोगे, मान लो जो आप कार से ही जा रहे हो, आपको दिखेगा कि ट्रीज की पोजीशन चेंज आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप माउंटेन को ऑब्जर्व करोगे, आपको लगेगा माउंटेन अपनी जगह फिक्स्ड है। या माउंटेन छोड़ो, आप मून ले लो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको दिखेगा ट्रीज हैं, पोल्स हैं, वो पीछे जा रहे हैं, आप कार में आगे मूव कर रहे हैं,
ट्रीज और पोल्स पीछे मूव करते चले जाएंगे। लेकिन जब आप मून को देखोगे आपको लगेगा मून अपनी जगह फिक्स्ड है। एक्चुअल में मून इतना दूर है कि पोजीशन में जो चेंज आएगा वो डिटेक्ट करना नेकेड आई से बहुत मुश्किल है। सो अब ये समझो कि पैरालेक्स को यूज कैसे करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। So what is parallax? Parallax is shift in position of object when observed through two different points of observation. This is known as parallax. सिंपल सा मेथड है और इससे आप इसे यूज कर सकते हैं to measure distance up to 100 light years. up to 100 light years का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। 100 light years के बियॉन्ड जाओगे तो ये पैरालेक्स एंगल इतना कम हो जाएगा कि उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। बियॉन्ड 100 light years parallax is very small. पैरालेक्स बहुत ही छोटा हो जाएगा, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो पैरालेक्स हम यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, 2 पॉइंट से ऑब्जर्व करता हूं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो देखो दोनों पॉइंट से ना ये ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह दिखेगी। जब आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा मेरे राइट में, ऐसे होगा ना। जब आप यहाँ ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लगेगा अच्छा ऑब्जेक्ट राइट में, ये है डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप यहां से ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ऑब्जेक्ट तो आपके लेफ्ट में जा रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैंने कहा था ना पेन रखो सामने, पेन की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। जब आप राइट आई से देख रहे थे तो पेन कहीं और दिख रहा था, लेफ्ट से देख रहे थे तो कुछ शिफ्ट आ रहा था पेन की पोजीशन में। इसी तरह से जब ए से आपने देखा तो आपको लगा ऑब्जेक्ट राइट में। जब आप बी से इसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, बी पॉइंट से, तो आपको लगेगा अच्छा ये ऑब्जेक्ट राइट में ना होकर अब मेरे लेफ्ट में आ गई। हम ऐसी तो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक ही जगह पर है या चेंज हो रही है। भाई आप यहां से देख रहे हो, आपको लगेगा राइट में, आप दूसरी जगह चलेगा आपको लगेगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आ गए, तो आप कहोगे अच्छा ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे। तो ये जो शिफ्ट आया, this shift is known as parallax angle. ये जो 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को आप बेस कहोगे। ये जो ए और बी जो तो 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को आप बेस कहेंगे। और ये जो S है, S is distance between object O and point of observation. And points of observation. ये डिस्टेंस भी S होगा। और ये जो AB है, that's separation between 2 points of observation. It's separation between 2 points of observation और इसी को आप बेस कहते हो। दिस इज नोन एज बेस। तो देखो अगर यहां मैं एंगल की डेफिनेशन यूज कर लूं, दिस इज एंगल, इसे मैं कह सकता हूं दिस इज रेडियस ऑफ आर्क।
इसे मैं कह सकता हूं दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। अब ये सर अप्रोक्सीमेशन है कि ये एग्जैक्टली लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, ये तो कॉर्ड है, आर्क तो ऐसे जाएगी। लेकिन पैरेलैक्स में हम जिस लेवल के डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं उसमें इसमें जो डिफरेंस आएगा ना, दैट डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई आप अर्थ से लेकर कोई बहुत दूर स्टार अपनी गैलेक्सी का, उस स्टार तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ 50 लाइट ईयर 60 लाइट ईयर, तो वहां ये जो डिफरेंस होगा 2-4 किलोमीटर का, उसे आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जो थीटा है, दैट थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल। दिस थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल। देखो अगर आपको ये एंगल नोन है, आपको ये बेस पता है, तो आप ये एस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एंगल और बेस पता है तो आप ये एस कैलकुलेट कर लो। एंगल थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क। भाई एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? बेस। रेडियस ऑफ आर्क कितना है? एस। तो यहां से आप एस कैलकुलेट कर सकते हैं। एस इज बेस डिवाइडेड बाय थीटा। बेस डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहां से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको बेस पता है और आपको पैरेलैक्स एंगल पता है। तो देखो एप्लीकेशंस जब आप लोगे ना पैरेलैक्स मेथड की, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स मेथड, तो पैरेलैक्स की एप्लीकेशंस में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज मेजरमेंट of distance of planet or star। प्लैनेट और स्टार का आपको डिस्टेंस मेजर करना है, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। तो देखो वो काम आप कैसे करोगे। मान लीजिए ये आप अर्थ की सरफेस से ही मेजर कर रहे हैं, ये कोई स्टार है, ये एक स्टार है, नियर बाय स्टार। इस स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है कि अर्थ से ये स्टार कितने डिस्टेंस पर होगा। तो उसके लिए पहला काम करते हैं, एक ऐसा स्टार ढूंढते हैं जो अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। तो अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में होने के लिए बहुत दूर का कोई स्टार ढूंढते हैं, कोई ऐसा स्टार लेते हैं जो बहुत दूर हो, पोल स्टार जैसा, जो बहुत ही दूर हो, किसी दूसरी गैलेक्सी का स्टार। ये स्टार ले लिया आपने, क्या किया, अर्थ की सरफेस पर यहां टेलीस्कोप अपना सेट किया, मतलब इक्वेटर की एक साइड। तो कैस्पल तुम पूछ रहे थे ना प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, हर्षित तुम एंगल में परेशान थे, प्रैक्टिकली एंगल ऐसे मेजर होता है। तुमने यहां टेलीस्कोप सेट किया और इस डिस्टेंट स्टार को देखना शुरू किया। भाई ये डिस्टेंट स्टार आपको ऊपर दिख रहा है। फिर आपने अपना टेलीस्कोप सेट किया और जिस स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, ये जो मैं ले रहा हूं ये डिस्टेंट स्टार है। ये स्टार इतना दूर है कि इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट, इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स दिखेगी। फिर आपने क्या किया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर गए, फिर इस स्टार को देखना शुरू किया। ये इतना दूर है ये स्टार कि इसकी पोजीशन में आप कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं करोगे। आप यहां चले गए अर्थ के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर, इक्वेटर के ऑपोजिट एंड पर, फिर आपने उस स्टार को देखना शुरू किया। वो स्टार अब भी आपको उसी जगह दिख रहा है जहां पहले दिख रहा था। दैट्स द सेम डिस्टेंट स्टार। ऐसी तो होता है यार, तुम रात में खड़े हो और मून को देखो, अपने छत से देखो, मून तुम्हें किसी एक डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड्स दिखेगा। तुम अपनी गली के लेन के दूसरे एंड पे चले जाओ, किसी दूसरे की छत पे चले जाओ, फिर मून को देखो, मून तुम्हें उसी जगह दिख रहा होगा, उसी लाइन ऑफ एक्शन में।
इसका मतलब ये नहीं कि मून की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। द रीजन इज मून इतना दूर है कि आपको उसकी पोजीशन में चेंज फील नहीं हो रहा। यही काम इस डिस्टेंट स्टार के साथ हो रहा है कि मैं इक्वेटर के एक एंड से दूसरे एंड पर अपना टेलीस्कोप लेकर चला गया, लेकिन इस स्टार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अभी जो पोजीशन ए थी, यहां से मैंने इस स्टार को ऑब्जर्व किया, जिसका एंगल मुझे कैलकुलेट करना था। मुझे टेलीस्कोप को शिफ्ट करना पड़ा बाय एन एंगल θ1। फिर मैंने बी से जिस स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है उसको ऑब्जर्व किया, फिर से यहां से मुझे फिर अपने टेलीस्कोप को कुछ शिफ्ट करना पड़ा, लेट्स से दैट एंगल इज θ2। तो अगर मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री यहां यूज करूं, ऑल्टरनेट एंगल की ज्योमेट्री, ये वर्टिकल लाइन थी, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ले ली, ये θ1 तो ये भी θ1 हो गया। ये जो टोटल आ गया, ये जो टोटल एंगल है, दिस टोटल एंगल इज θ1 प्लस θ2, और इसी को आप कहते हैं पैरेलक्स एंगल। जो अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होगा। तो कैस्पल, जो तुम पूछ रहे थे कि इस एंगल को मेजर कैसे करेंगे, एंगल को प्रैक्टिकली टेलीस्कोप से ऐसे मेजर करते हैं। हर्षित, तुम पहचान दे कि पहले क्या आया, तो ऐसा एंगल को मेजर करने के लिए किसी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो ये ए और बी के बीच का जो सेपरेशन होगा, इसे आप बेस कह दीजिए। ए से लेकर स्टार तक का जो सेपरेशन होगा, उस सेपरेशन को आप एस कह दो। फिर वही यूज कर लो, थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय द रेडियस विच इज डिस्टेंस। तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय थीटा। नेक्स्ट देखो प्रैक्टिकली ये काम करते कैसे हैं, जरा छोटी सी वीडियो है, इसे देखोगे तो जरा ढंग से आइडिया लगेगा। हाँ सर। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, एक सेकंड ना, अरे कहाँ गया, हाँ। So, जो मैं बता रहा था ना प्रैक्टिकली, कि अगर तुम्हें मान लो कोई एक डिस्टेंट स्टार है, ये वाला स्टार है, ये वाला, इस स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तुम्हें। रुक जा, हाँ, ये वाला स्टार है, इस वाले स्टार का डिस्टेंस तुम्हें अर्थ से मेजर करना है। अगर तुम ऑब्जर्वेबल पॉइंट ना अर्थ की सरफेस पर ले लो, तो पैरेलक्स एंगल बहुत छोटा आएगा। वो इतना छोटा होगा कि प्रैक्टिकली तुम उसे मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो करते क्या है भाई, ये सन है, वैसे सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ को रिवॉल्व करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर लगेगा। हम 6 मंथ पे डिफरेंस देखते हैं। मान लो जनवरी पे लिया, अर्थ यहां थी, इस स्टार को हमने ऑब्जर्व किया। और देखो इस स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए मैं 2 तरह के बैकग्राउंड यहां यूज कर रहे हैं। एक बैकग्राउंड इस स्टार, ब्लू स्टार, और ये वाला येलो स्टार वाला बैकग्राउंड है। क्योंकि हम डिफरेंसेस जब भी मेजर करते हैं ना स्पेस में किसी बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट में, एक बैकग्राउंड ये है येलो स्टार, रेड स्टार और ब्लू स्टार वाला बैकग्राउंड। तो आपने क्या किया, जनवरी में आपने इस स्टार को ऑब्जर्व किया, तो ये स्टार आपको ऐसा दिखा, ये वाला स्टार है, ये इसको जो मैं इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इस स्टार को ऑब्जर्व करना है। जनवरी में अर्थ यहां था, अर्थ ने इस स्टार, अर्थ से आपने टेलीस्कोप सेट किया, स्टार यहां दिखा, कि स्टार के जस्ट पीछे ये ब्लू वाला स्टार है। इसके बाद 6 मंथ के बाद, ये समझ में आया सबको? यस सर। ये सिर्फ पॉइंट्स इसलिए लेकर जा रहे हैं कि अगर आप अर्थ की सरफेस पर अपना बेस लाइन चूज करोगे तो एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा। मतलब पैरेलक्स एंगल इतना छोटा होगा कि उसे मेजर करने में ही एरर आ जाएगा। तो बेस लाइन अर्थ पे ना चूज कर बेस लाइन अर्थ के ऑर्बिट पे चूज करते हैं, कि जनवरी में अर्थ यहाँ था, अर्थ से हमने स्टार को ऑब्जर्व किया, और आपको दिख रहा है कि ये जो स्टार है इसके पीछे बिल्कुल ब्लू वाला स्टार है, ये दिया आपने, मतलब इस वाले सेट के सामने आ रहा है। फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब देखो 6 मंथ्स में क्या होगा, ये अर्थ घूमेगा, अरे आगे आजा, आगे आजा। तो स्टार की पोजीशन ढंग से देखना, ये वाला जो स्टार है बिल्कुल ब्लू वाले स्टार के सामने,
आफ्टर 6 months, 2 मिनट यार, बड़ी स्लो वीडियो है। हाँ, अब देखो 6 मंथ के बाद, जनवरी में देखा 6 मंथ के बाद अर्थ यहाँ आ गई होगी। अब फिर से इस स्टार को देखा, अब ये वाला जो स्टार है ना, वो इस ब्लू वाले स्टार के पास नहीं दिखेगा आपको। इस ये जो रेड वाला सिस्टम था, इसके इसके लाइन ऑफ साइट में दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा। ये वाला स्टार है जिसे आप देख रहे हो, पहले स्टार यहाँ दिख रहा था इस वाले पैटर्न के पास, अब स्टार यहां दिख रहा है इस वाले पैटर्न के बाद। बेस जब आपने बैकग्राउंड से देखना शुरू किया तो इसका पोजीशन चेंज होती हुई आपको दिख रही है, ये पोजीशन में चेंज आया। तो पहले लाइन ऑफ साइट ये थी, बाद में लाइन ऑफ साइट ये हो गई। इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज पैरेलक्स एंगल। अब इस एंगल को मेजर करने के बहुत मेथड्स हैं। ये जो डिस्टेंट स्टार्स हैं, इनकी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आप इस डिस्टेंट स्टार को देखो, यहां से कैलकुलेट कर लो θ1, फिर यहां आया इस डिस्टेंट स्टार को देखो, इसको मेजर कर लो θ2। थीटा जो होगा दैट विल बी सम ऑफ θ1 प्लस θ2। सो प्रैक्टिकली ये काम ऐसा होता है, बहुत लार्ज बेस लाइन चूज करनी होती है। वो लार्ज बेस लाइन यूजुअली अर्थ की ऑर्बिट में होती है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये क्लियर हुआ? आई एम न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिकली काम Yes, ऐसे sir. होता है। और पोजीशन में चेंज दिखना चाहिए। देखो ये स्टार पहले इसके इनके करीब दिख रहा था, तो ये स्टार पहले यहां दिख रहा था आपको, पहले यहां दिख रहा था। 6 महीने के बाद ये स्टार आपको यहां दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट चेंज होने की वजह से। जैसे तुम लेफ्ट और राइट से देख रहे हो, थंब की पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसे ही जब यहां से यहां देख रहे हो तो अलग अलग बैकग्राउंड के अलोंग तुम्हें स्टार दिख रहा है। और वही जो शिफ्ट आया, उसी शिफ्ट को आप पैरेलक्स कहते हैं। पैरेलक्स पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखिए। तो ऐसे समझ लो ये अर्थ है, ये मून है। मून को आप अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से देख रहे हो। यहां देखा तो ये दिखा मून, फिर आपने यहां देखा तो ये दिख रहा है मून। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज बेस, और सर ये थीटा सेपरेशन सेकंड्स में, है। थीटा सेकंड्स में 1 डिग्री 54 मिनट्स, थीटा रेडियन में। 1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री 54 मिनट। तो इसका पहला काम है, इसे किसी तरह से आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। 1 डिग्री 54 मिनट्स को, मर्जी है आपकी, आपको अल्टीमेटली ना इसे रेडियन में लेकर आना है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि इस पूरे को आप मिनट में कन्वर्ट कर कर रेडियन में कन्वर्ट कर दो, सेकंड्स में कन्वर्ट कर कर रेडियन में कन्वर्ट कर दो। मैं इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसे ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री प्लस 54 मिनट्स। तो 1 डिग्री कितना आ गया, 3600 सेकंड्स। 54 मिनट कितना आ गया, 54 इंटू 60 सेकेंड्स। तो जब टोटल इसे कैलकुलेट करोगे तो इतना सेकंड्स आ गया। इसको कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं, कैलकुलेटर क्या आ रहा है आंसर।
So 54 into 60 plus 3600, 6840 seconds. Six eight four zero seconds. इस 6840 seconds को रेडियन में कन्वर्ट करो. 4.85 into 10 raised power minus 6. तो 6840 into 4.85. तो ये आ गया 33174. Three three one seven four into 10 raised to the power minus 6. तो ये थीटा आ गया 3.3 into 10 raised to the power minus 2 रेडियन. अब देखो ये जो बेस होगा ये बेस अर्थ के डायमीटर के लिए इक्वल होगा. तो बेस आपको गिवन है 1.276 into 10 raised to the power 7 मीटर. तो आप यहां से लिख सकते हो थीटा क्या होता है. दिस इज बेस डिवाइडेड बाय एस. एस आ गया इट्स बेस डिवाइडेड बाय थीटा. 1.276 into 10 raised power 7 divided by theta, which is 3.3 into 10 raised power minus 2. तो तुम इसे सॉल्व करोगे ये आ गया 1.276 divided by 3.3 into 10 raised power 9. 1.276 by 3.3 हो जाएगा 1.276 divided by 3.3, 0.386. 0.386 into 10 raised power 9 मीटर. तो ये आ गया 3.86 into 10 raised to the power 8 मीटर. सेकेंड एप्लीकेशन. एंगुलर डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं. प्लैनेट हो या मून हो दोनों का एंगुलर डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके. तो देखो एंगुलर डायमीटर आप कैसे मेजर करेंगे. मान लीजिए ये एक प्लैनेट है या मून है, इसका डायमीटर आपको मेजर करना है. आपने क्या किया, दिस इज अर्थ. अर्थ पर कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया या आपने टेलीस्कोप अपना फिक्स कर दिया. आपने क्या किया, डायमीटर मेजर करना है ना इस प्लैनेट का. सन मान लो, सन का डायमीटर मेजर करना है. सन के एक्सट्रीम एंड पर आपने पॉइंट्स ले लिए. दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट. तो यहां से ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो देखो आसान सा काम है. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर टेलीस्कोप सेट किया और ए को देखा. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर टेलीस्कोप सेट किया और बी को देखा. तो जो शिफ्ट आया पोजीशन में टेलीस्कोप की, दैट शिफ्ट इज थीटा. ये डायमीटर है डी, ये डिस्टेंस है एस. थीटा आपका पैरेलक्स हो गया. थीटा को आप लिख सकते हो इट्स डी बाय एस. तो यहां से डी आ जाएगा विच इज थीटा इनटू एस. जल्दी से इतना लिख डालो, इसमें तो कुछ खास समझाने के लिए है नहीं. फिर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. डन सर. ओके इसे करिए. एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 seconds. If distance from sun to earth is 1 AU,
फाइंड लीनियर डायमीटर ऑफ सन। ये जो थीटा है ना, इस थीटा को पैरेलक्स एंगल भी कहते हैं और इसी को एंगुलर डायमीटर भी कह देंगे। तो ये हो जाएगा देखो 1 सेकेंड इज 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶, so it's 1920 into 4.85 into 10⁻⁻⁻6 रेडियन। ये एंगल आ गया। डिस्टेंस आपको गिवन है 1 AU, 1 AU को मीटर में कन्वर्ट कर लो। वन AU का मतलब है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। मल्टीप्लाई कर दो, d कितना है थीटा इंटू एस। 1920 multiplied by 4.85 into 10⁻⁻⁶ multiplied by 1.49 into 10⁻11। जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरा, अब इसे देख लेना यार, मल्टीप्लाई करके मैं तुम्हें फाइनल आंसर बता रहा हूँ कि आंसर कितना आता है। ये आता है 1.4 into 10⁻9। पैरेलक्स के बाद जो दूसरा मेथड है दैट इज लेजर मेथड। सर ये इंडिपेंडेंट है फिर इसका भी कोई वो है कनेक्शन? तो लेजर लाइट एटलीस्ट यूज करी होगी या देखा होगा लेजर लाइट क्या होती है। लेजर लाइट में और एक नॉर्मल लाइट में फर्क ये होता है कि लेजर की जो बीम होती है बहुत शार्प बीम होती है, वो स्प्लिट नहीं करती। तो लेजर की बीम बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर सकती है। इनफैक्ट अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस लेजर बीम के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। लेजर बीम बहुत शार्प बीम है, ये स्प्लिट नहीं करेगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट, full form of laser, L for light, A for amplification, S for stimulated, E for emission, of R for radiation। अब ये पूरा एक क्रॉस, हाँ सर वो बाय भी लिखा है ना। हाँ, ये पूरा एक मेथड का नाम है। ये आइंस्टाइन ने ये मेथड डिवाइस किया था, जिस मेथड से आप बहुत शार्प बीम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेजर इज अ वेरी शार्प बीम। ये इतनी शार्प बीम होती है कि इससे मेटल भी कट किया जा सकता है। तो लेजर मेथड को यूज किया जाता है टू मेजर डिस्टेंसेस। दिस इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, मींस इसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होगी। होता है ना अलग अलग लाइट्स के अंदर अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, इसमें एक सिंगल वेवलेंथ होगी। इट्स अ वेरी शार्प बीम। तो देखो इसको, और लेजर जो है ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। It travel with speed of light in vacuum। हाँ ऐसा कह सकते हैं। हाँ, आवाज बहुत क्लियर नहीं है, क्या इसको दोबारा बोलो। लेजर लाइट का शार्प होने की वजह क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका एनर्जी ज्यादा है? नहीं, जिस मेथड से बनती है उस मेथड का रीजन एनर्जी ज्यादा नहीं है। ये सेम एनर्जी की थिक बीम लोगे ना, जब लाइट ट्रैवल करती है तो स्प्लिट होती है। ये स्प्लिट नहीं होती, ये सीधे जाएगी। इसमें डिफ्रैक्शन नहीं होता लाइट में। ये तो कई रेस, हाँ मतलब एक इसके अंदर एक रे नहीं होगी, कई सारे रेज होते हैं सर। लेकिन एक फाइन बीम होगी। हाँ फाइन बीम ऑफ वन रे। जो नॉर्मल तुम लोग है ना टॉर्च की लाइट, वो फाइन नहीं होती है। हाँ वो ऐसे स्प्रेड आउट होती चली जाती है, और जितना स्प्रेड आउट होगी उतनी एनर्जी में लॉस होगा। ये स्प्रेड आउट नहीं होती, एनर्जी में लॉस नहीं होता, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो इसको यूज कर सकते हैं टू मेजर डिस्टेंस। हाँ कीर्ति, इसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है बिल्कुल। हर लाइट, हर वेव में रिफ्रैक्शन हो सकता है, इसमें भी रिफ्रैक्शन हो। तो देखो इसे कैसे यूज कर सकते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। आपने ये एक पॉइंट ले लिया, ये वो पॉइंट है जहां से आप लेजर लाइट को एमिट कर रहे हो, और ये वो पॉइंट है जहां का डिस्टेंस आपने मेजर कर। तो यहां से आपने लेजर को शाइन किया, लेजर जाकर इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी,
और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। आपको सिर्फ टाइम मेजर करना है कि इस लेजर को शाइन करने, सरफेस तक पहुंचने और वापस रिफ्लेक्ट होकर आने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं लिखता हूं T इज, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक बार सर ये दोबारा समझाना सर प्लीज। एक मिनट रुको। T is time elapsed between the instant the laser beam is sent and reflect back। तो देखो लेजर है क्या, लाइट वेव है, बहुत फाइन बीम है जो स्प्लिट नहीं करेगी। लेजर बीम फाइन बीम है जो स्प्लिट नहीं करेगी, बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। कैसफुल अभी में आ रहा हूं। इट्स हाईली मोनोक्रोमेटिक, एक सिंगल वेवलेंथ होती है। इट कैन ट्रैवल विद अ वेरी हाई स्पीड विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसकी जो स्पीड होगी दैट्स 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मेजरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट है जहां से आपने लेजर को शाइन किया, यहां से आपने लेजर बीम शाइन करी, ये लेजर बीम ट्रैवल करेगी, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी, इसे रिफ्लेक्टर मान लो। इस रिफ्लेक्टर को स्ट्राइक कर कर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे लाइट वेव्स मिरर से होती हैं, इस रिफ्लेक्टर से वापस आ जाएगी। तो यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ये डिटेक्टर मेजर करता है कि इसे कब शाइन किया और कब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। वो टाइम मेजर कर लेते हैं, वो टाइम T आ गया, टाइम elapsed बिटवीन द लेजर बीम इज सेंट एंड रिफ्लेक्ट बैक। ये टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो देखो डिस्टेंस जो होगा ना, इस डिस्टेंस को आप लिख सकते हो, अगर ये डिस्टेंस S है, मैं सबके डाउट्स पर अभी आ रहा हूँ, डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहाँ जो आपने टाइम लिया है वो सिर्फ एक साइड का नहीं लिया, डबल जर्नी का लिया, ये आगे भी गया और वापस भी आया। तो इसने जो डिस्टेंस मेजर किया होगा दैट डिस्टेंस इज 2s, स्पीड इज s, टाइम इज t। तो यहाँ से s हो जाएगा डिस्टेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय। तो ऐसे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब डाउट्स, इससे रिफ्रैक्शन हो सकता है, हाँ कीर्ति हो सकता है सर इसकी स्पीड फिर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन से वेरी कर जाएगी। ओशन की डेप्थ इससे मेजर नहीं करते, रिफ्रैक्शन होगा। गौरव यहाँ मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना, एक बार अर्थ की सरफेस से बाहर निकल गया तो इट्स प्योर वैक्यूम, इट्स प्योर वैक्यूम मून तक। फिर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो एयर है, थोड़ी सी स्पीड में चेंज होगा, बट एयर और वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर तुम ओशन में लेकर जाओगे, जैसे ही एयर से वाटर में जाएगी, स्पीड में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इससे क्या इससे मेजर करते हैं, प्लैनेट्स के डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मून का डिस्टेंस इससे मेजर करते हैं। सर लेकिन सर वो रिफ्लेक्ट थोड़ा करेंगे लाइट, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ये जो तुम्हें वॉल दिख रही होगी ना अपने घर के सामने, वो वॉल तुम्हें सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि इस वॉल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आईज में एंटर कर रही है। तो वो मतलब जो वो करेंगे सर वो तो अनइवन होगा ना, मतलब एकदम स्मूथ सरफेस थोड़ा होगा। हाँ, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ ये चाहिए कि लाइट जाकर वापस आ जाए। वॉल से रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना फेस फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्लियर इमेज फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, लेकिन वॉल तो नजर आ रही है। ऐसी मून से जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि मून पर किसी चीज की इमेज बनी, लेकिन मून से जब रिफ्लेक्ट होकर आया तो तुमने टाइम तो मेजर कर लिया, मून से वापस आने में टाइम कितना लगा, तुम्हें उस टाइम की जरूरत। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन। लेजर के बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज रेडार। बस फर्क इतना है, लेजर मेथड में आप लेजर वेव्स यूज करते हैं, तो देखो रेडार का क्या मतलब है? रेडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहां जो वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। रेडियो वेव्स भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहां लेजर शाइन किया था,
लेजर शाइन करने की जगह आपने रेडियो वेव शाइन करी। मान लीजिए ये पॉइंट है जहां, और ये रिफ्लेक्टर है जिसका डिस्टेंस चाहिए, लेजर की जगह आपने बस रेडियो वेव शाइन कर दिया। तो रेडियो वेव जाएंगी, स्ट्राइक करेंगी, वापस आ जाएंगी। स्ट्राइक करने और वापस आने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज टी। डिस्टेंस आ जाएगा c इंटू टी बाई टू। सो दैट इज द डिस्टेंस। ये कोई सा भी आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं रेडार से। यूजुअली जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनकी पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए रेडियो वेव्स, रेडार यूज किया जाता है कि ये डिटेक्टर है और एमिटर भी यही है। यहाँ से रेडियो वेव्स करी, ये एक एरोप्लेन था, प्लेन को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक कर कर वेव वापस आ गई। तो जाने और आने का टाइम आपने मेजर कर लिया, c इंटू टी बाई टू कर दिया, वो आपको डिस्टेंस। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके अंदर जो हम वेव यूज करते हैं दे आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। साउंड वेव्स यहाँ यूज करते हैं। अब ये लाइट वेव्स नहीं है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 होगी। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, दे आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। और सोनार को यूज करते हैं, यूजुअली शिप्स वगैरह में ये सोनार यूज होता है। तो देखो सोनार को शिप में कैसे यूज किया जाता है। सब में मेथड है कि एक वेव फायर शाइन की जाएगी, वो रिफ्लेक्ट कर कर वापस आएगी, टाइम मेजर कर लो, वेव की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। तो सोनार में क्या होगा, मान लो एक शिप है, शिप के नीचे कोई अंडर वाटर रॉक है, इट्स एन अंडर वाटर रॉक। शिप की बेस और अंडर वाटर रॉक तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको मेजर करना है। आसान सा तरीका है, रेडियो वेव की स्पीड वही होती है जो लाइट की स्पीड है, इसीलिए तो सी लिखा था रेडियो वेव्स में। रेडियो वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होगी, इसीलिए आखिर में सी लिखा था। तो यहाँ शिप के बेस में एक ट्रांसमीटर होता है, जो ट्रांसमीटर क्या करेगा, रेडियो वेव्स को, सोनार वेव्स को एमिट करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। ये वेव्स इस रॉक को स्ट्राइक करेंगी और वापस आ जाएंगी। टाइम मेजर कर लेते हैं, दोबारा देख लो, यहां पर लाइट वेव्स ना यूज कर कर साउंड वेव्स यूज करते हैं। और साउंड वेव्स में भी यहां जो आप यूज करते हो वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है, इन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसे यूज करते हैं, मान लो कोई वाटर कॉलम में अंडर वाटर कोई रॉक है, इस रॉक का डिस्टेंस मेजर करना है शिप के बेस से। तो शिप के बेस में एक ट्रांसमीटर होता है, ये ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करेगा। ये वेव जाकर रॉक को स्ट्राइक करेंगी और वापस आ जाएंगी। स्ट्राइक कर कर और वापस आने में जो टाइम है वो टाइम मेजर कर लिया। सो दिस टी को लिख सकते हैं टाइम डिले ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एको। अब साउंड है तो साउंड के लिए एको वर्ड यूज कर सकते हैं, साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, दैट मींस एको, एको हो रहा है, वो टाइम आपने मेजर कर लिया। v इज स्पीड ऑफ साउंड वेव। सर टाइम 2 बार जा रहा है तो उसका हाफ नहीं होगा, मतलब? हम डिस्टेंस का डबल कर देंगे ना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यस सर। यहाँ अगर टाइम मैंने जाने और आने का ले लिया तो s का तो डबल हो गया, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज 2s, स्पीड इज v इंटू t। तो आप यहाँ से s लिख सकते हो, s इज v इंटू टी बाई टू। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा जो आप मेजर करेंगे।